हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो यहाँ पर आज हम लोग केस स्टडी का क्लास फैसले करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लासेस करेंगे, क्योंकि ये केस स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में 3 केस स्टडीज आई थी इस बारी, और हर बार हर साल आएंगी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होने वाला कि केस स्टडीज एग्जाम में नहीं आएंगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पर अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहोगे इन फ्यूचर फॉरेक्स के लिए, या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास है, तो ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप चाहते हैं कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन वगैरह या फिर किसी भी फॉरेन ब्रांच में ना आपका हो जाए, या फिर कोई ऐसा यहाँ पर जो कि फॉरेक्स ब्रांचेस में डील करता है उस डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर वो डिपार्टमेंट मिले, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके बैंकिंग पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद दैट एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग टू गेट टू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझते हुए चलेंगे। एंड आपको मैं यहाँ पर कोशिश यही करूंगी कि कोई भी इश्यूज नहीं आए, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू वॉचेस द क्लास आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग के बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा, ये क्लास थोड़ा डिजाइन अलग से किया है मैंने, नॉर्मल क्लासेस जैसा नहीं किया। तो हियर यू आर गोइंग टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड प्रिंसिपल्स। ये आपके बुक में एज सच डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं, बट ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो जब आप ये वाली क्लास कंप्लीट कर लोगे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप इनको एक बार यहाँ पर अच्छे से रीड करोगे कि क्या लिखा हुआ है। तो आपका ना जितना भी आपने पढ़ाई किया है पूरा क्लास में, एक तो वो क्लियर हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे, तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम कि आप सारी चीजें एक गो में रिवाइज कर लो। तो इस तरह का ना आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको रिवीजन में हेल्प होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले, केस स्टडीज केवल और केवल फॉरेक्स पर करने वाले हैं, जिसमें इस बार भी एग्जाम में 3 केस स्टडीज आई थी। व्हेन आई एम सेइंग 3 केस स्टडीज आई थी, इट डजंट मीन 3 क्वेश्चंस आए थे, इट मींस क्वेश्चंस उसके ऊपर कम से कम 3-4 हर उस पर आए होंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। एंड ये जितनी यहाँ पर डिफिकल्ट लगती है उतनी होती नहीं है, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू नो द कॉन्सेप्ट बिफोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो कुछ चीजें मैं आपको ना बहुत सीधी सीधी लैंग्वेज में समझाऊंगी, एंड यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। सी, whenever you are a customer, whenever you are a customer, जब भी आप एक कस्टमर होते हो, आप हमेशा चाहते हो कि मुझे जो सामान खरीदना है वो चीप रेट्स में मिल जाए, है ना, सस्ते में मिल जाए। आई डोंट हैव टू पे इट मोर। लेकिन when you are a businessman or you deal with any business, what they want profit, and to earn profit वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनका जो प्राइस है, जो उनका सेलिंग प्राइस है, वो हाई रहे। सेम यहाँ पर अब एक बैंक जो होता है, दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस। सो व्हाट वुड द बिजनेस वांट, दैट बिजनेस वांट कि उसको जब भी कोई चीज खरीदनी है, वो उसको कैसे खरीदेगा, वो उसको लो पर खरीदेगा। और जब भी उसको सेल करना है, वो किस पर खरीदेगा, बेचेगा, हाई पर बेचेगा। तो नाउ फॉरेक्स में अपन क्या करने वाले हैं, फॉरेक्स में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। वेरी क्लियर। अब फॉरेन एक्सचेंज में भी बैंक क्या चाहता है, बैंक चाहता है कि वो जब कोई करेंसी खरीद रहा है, लेट अस से वो डॉलर्स खरीद रहा है, तो डॉलर को वो सस्ते में खरीदना चाहेगा। और जब उसे इसे अपने कस्टमर को बेचना है, तो कस्टमर को वो महंगा बेचना चाहेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मैं बाई की बात कर रही हूँ, तो बाई के लिए हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं, हम यहाँ पर बिट टर्म यूज करते हैं। अगर मैं सेल की बात कर रही हूँ, तो हम कौन से टर्म्स यूज करते हैं, आज या फिर ऑफर यूज करते हैं। अब इतना आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा ऑफ कोर्स, राइट। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो जब मुझे बाई करना है तो सस्ते में करना है, खरीदना है तो महंगे में खरीदना है। आस्क ऑफर बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिड की बात हो रही है तो हमारा बाई है, और आस्क ऑफर की बात हो रही है तो हमारा सेल है। नाउ बचपन में आपने एक को तरह के रेशियोज पढ़े थे, वो क्या थे, वो थे कुछ इस तरीके से कि अगर मुझे ए टू सी निकालना है, और मुझे ए बाई बी दे रखा है और बी बाई सी दे रखा है, तो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई देम एंड आई विल गेट ए टू सी। पढ़ा था ये बचपन में। अभी जब आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन की, तो रेशियो में भी ये चीज पढ़ी थी, राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग। अब इसे यहाँ पर हमारे जो फॉरेक्स ऑपरेशन है, इसमें बोलते हैं क्रॉस रेट। ठीक है, अब क्रॉस रेट में क्या है, लेट अस से मेरे पास में यूरोस
और INR का डायरेक्ट रेट नहीं है, बट मेरे पास में USD और यूरोस का रेट है, ठीक है। मेरे पास में क्या है, यूरोस का रेट है USD के टर्म्स में और डॉलर का रेट है रुपीस के टर्म में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली सी कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था यूरो बाय INR। so what I am having, I am already having USD by INR and I have USR by USD. So what I will do, I will simply cut it, I will multiply those rates। जैसे कि मान लो मेरे पास है कि एक डॉलर जो है INR में, लेट अस से यहाँ पर 85 रुपीस का एक डॉलर मुझे मिल रहा है, ओके। एक डॉलर जो मिल रहा है मुझे, वो कितने का मिल रहा है, एक डॉलर मिल रहा है 85 रुपीस का। तो ये होते हैं डायरेक्ट रेट। एक होते हैं हमारे पास डायरेक्ट रेट, ये मैम ने आपको पढ़ा दिया है पहले से ही, तो ये बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी। और यहाँ पर यूआर और यूएसआर यूएसडी का क्या रेट ले सकते हैं हम, तो हम इसे लेंगे कि एक यूरो जो है लेट अस से यहाँ पर 1.09 डॉलर का है। तो मुझे क्या करना होगा, दिस इज जीरो, तो यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पर यूएसडी का रेट मेरे पास है और यूरोस का रेट है, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इससे मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलने वाला है, एक चेन रेट मिलेगा, जिसे मैं एग्जाम्पल 8 में आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट क्या होते हैं, एक बार बस एक बार एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ये बहुत आसान है समझना। जब मैं फॉरेन करेंसी को बोल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी, ठीक है। जब मैंने फॉरेन करेंसी कितनी की है ये इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी बताया, डोमेस्टिक करेंसी बताया, तो ये है डायरेक्ट रेट। बट अगर मुझे बोलना हो कि एक रुपी कितने डॉलर्स का है, तो मुझे यहाँ पर कुछ जीरो जीरो कर कर एक टर्म आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये होता है इनडायरेक्ट रेट, तो ये होता है डायरेक्ट रेट, ठीक है। तो अगर मेरे पास में डायरेक्ट रेट्स हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको यूज कर लेते हैं। अगर मुझे USD बाय INR दे रखा है, ठीक है, अब लेकिन अगर मुझे निकालना है यहाँ पर लेट अस से INR बाय USD, तो मैं उसे कैसे निकालूंगी, मैं उसको 1 कर दूंगी, इजी है ना, कोई टफ चीजें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे कि कोर प्रिंसिपल क्या रहता है, बाई लो सेल हाई। तो फाउंडेशन हमारे सभी ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर बैंक का गोल क्या है, बैंक का गोल है कि वो फॉरेन करेंसी को कस्टमर से लोअर रेट्स में परचेज करेगा, दैट इज द बिड रेट। एंड व्हेन इट हैज टू सेल, ये यहाँ पर हायर रेट पर बेचता है, दैट इज आस्क रेट। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर ना एक मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है। मार्जिन क्या है, मैं मान लो यहाँ पर सामान बेचू, ठीक है। तो अगर मैं सामान बेचने जाती हूँ, तो मैंने 10 रुपए का सामान खरीदा और 15 में उसे बेच दिया, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि 5 रुपीज की मुझे मार्जिन मिल गई, ठीक है। बट बैंक के टर्म्स में भी मार्जिन जो है उसका प्रॉफिट हो जाता है, जिसको हम इसके कोर प्रिंसिपल्स पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में इनवर्ड रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ा अच्छे से समझना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। जब इंपोर्ट होता है, कोई भी बिजनेस इंपोर्ट कर रहा है, लेट अस से एक बिजनेस इंडिया में सामान इंपोर्ट कर रहा है, तो जब वो इंपोर्ट करेगा तो ही हैज टू पे द मनी। नाउ लेट अस से हमने सामान खरीदा यूएस से, तो अगर मैंने यूएस से सामान खरीदा, तो वहां पर यूएस का जो एक्सपोर्टर होगा जिसने ये सामान दिया, जो सप्लायर था वही एक्सपोर्टर हुआ। तो ये जो सप्लायर था, इसको मी एज द बायर हैज टू पे द अमाउंट इन डॉलर्स। व्हाई आई हैव टू पे इन डॉलर्स, बिकॉज वहां की करेंसी वही है। सिमिलरली अगर एक्सपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ, सप्लायर बिलोंग्स टू इंडिया, सप्लायर कहाँ से है, सप्लायर इंडिया से है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लायर को अगर पेमेंट रिसीव हुई, और वो रिसीव हुई मान लो यूएस में इंपोर्टर थे तो डॉलर्स में हुई, तो सप्लायर यहाँ पर क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और डॉलर्स को सेल कर देगा बैंक को। तो एक्सपोर्टर यहाँ पर सेल कर रहा है और इंपोर्टर यहाँ पर बाई कर रहा है, ठीक है। तो इंपोर्ट होते हैं, जब इंपोर्ट होते हैं तो ऐसे में बैंक परचेस कर रहा होता है फॉरेन करेंसी को, और जब बैंक खरीदेगा
तो वो हमेशा लो रेट पर खरीदेगा। और जब एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होने में क्या होगा, सॉरी हमारा बैंक जो है वो सेल कर रहा है, आई एम सॉरी सॉरी दिस आई जस्ट सेड रॉन्ग। हाँ, जब बैंक यहाँ पर इंपोर्ट, हमारे इंडिया में इंपोर्ट हुआ, तो बैंक यहाँ पर सेल कर रहा है करेंसी, और जब करेंसी सेल करेगा तो वो फॉरेन करेंसी सेल करेगा, तो जब वो सेल कर रहा है तो हायर रेट में करेगा, ठीक है। और जब बैंक एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट में क्या होगा, हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट हुआ डॉलर साइन, लेकिन एक्सपोर्टर को जो सामान खरीदना है, इंडिया में जो परचेज करनी है वो रुपीज में करनी है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्टर है वो बैंक को बेचेगा डॉलर, तो बैंक यहाँ पर बाई कर रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये बैंक के टर्म्स में कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है या कस्टमर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बैंक को फॉरेन करेंसीज को बेचना पड़ता है, और इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ और पेमेंट जो रिसीव हुई हमें वो लेटेस्ट डॉलर्स में हुई, तो बैंक खरीदेगा, और खरीदेगा अगर बैंक तो लो में खरीदेगा। सिंपल है, सिंपल सी चीज है। तो नाउ अब ये देखो, तो हमारे पास में एक होती है परचेज, एक होती है सेल्स। सेल्स कब है, जब आउटवर्ड रेमिटेंस हो रहा है या फिर इंपोर्ट बिल्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एक लाइन याद कर लोगे, 70% ऑफ द कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का यहीं पर होता है। तो हमारे पास इंपोर्ट बिल में सेल हो रहा है, साथ में जब आउटवर्ड रेमिटेंसेस हो रहे हैं, आउटवर्ड रेमिटेंसेस मीनिंग इंडिया में कोई पर्टिकुलर पर्सन जॉब करते हैं और उन्हें अपने देश में पैसा भेजना है, ठीक है। अगर उन्हें इंडिया से जॉब कर रहे हैं और अपने देश में पैसा भेजना है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर बैंक को बोलेंगे कि रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कर दो, डॉलर को वो अपने देश में भेज देंगे, या फिर जो भी करेंसी उनको चाहिए। तो बैंक यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज भेजता है कस्टमर को, और परचेज में खरीदता है। खरीदता कब है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन यूएस में जॉब करते थे, यूएस से अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी वाइफ के लिए इंडिया में पैसा भेज रहे हैं। जब वो ये पैसा भेज रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इनवर्ड रेमिटेंस हुआ, तो अगर उन्होंने डॉलर्स भेजे तो बैंक को इसे खरीद कर रुपीस में कन्वर्ट करना होगा। तो बैंक इनवर्ड रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट बिल्स को परचेज करता है, और आउटवर्ड रेमिटेंसेस और इंपोर्ट बिल्स को यहाँ पर सेल करता है। इतना याद आ गया। अब देखो, मैंने एक और कॉन्सेप्ट समझाया था बिड और आस्क का, जिसमें मैंने बोला था कि बैंक क्या करता है, बैंक खरीदता है सस्ते में, बेचता है महंगे में। तो जब भी बैंक बाई या सेल कर रहा है, आपको याद रखना है कि जब भी बैंक बाई कर रहा है तो वो लोअर रेट्स पर करता है, और लोअर रेट्स पर करता है तो जो मार्जिन होती है, मार्जिन को डिडक्ट किया जाता है, मार्जिन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कम कर दिया जाता है। लेकिन जब बैंक बेचेगा, बेचेगा तो प्रॉफिट के लिए बेचेगा, और मार्जिन क्या है, एक प्रॉफिट है, तो बैंक इसमें मार्जिन ऐड करता है, ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझने से पूरा क्वेश्चन अगर मैंने आपको नहीं भी समझाया ना, आई एम प्रिटी श्योर कि आप 70 से 80% या 90% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर ले जाओगे, सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट यूज कर कर। तो अब यहाँ पर अब आप देखोगे कि जब बैंक बाई कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज को कस्टमर से, तो ये इंटर बैंक बिड लो लेगा, है ना, सस्ता रेट लेगा, तो डिडक्ट कर देता है मार्जिन को, ताकि रेट यहाँ पर कस्टमर जो है, ठीक है, क्या कर रहा है, यहाँ पर इवन लोअर कर दे रहा है, क्योंकि खरीदना है उसको, वो खरीदेगा तो सस्ते में खरीदेगा, तो हमारे कस्टमर के लिए रेट और कम हो गया बेचने के लिए। और जब सेल्स कर रहा है, बेच रहा है, तो ऐसे में मार्जिन ऐड करता है और रेट्स यहाँ पर हायर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर $1 ₹85 का और आप बैंक में $1 खरीदने गए तो वो 85 में मिल जाएगा, आपको वो 85 पॉइंट समथिंग में मिलेगा। क्यों, क्योंकि बैंक ने अपनी मार्जिन ऐड करनी होती है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास में ना, आप जब भी पढ़ोगे आपको ऐसा टीटी बाइंग रेट मिलेगा, टीटी सेलिंग रेट मिलेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें प्रीमियम कैसे ऐड करने होते हैं, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर एक बुकिंग होती है कि हमने एक रेट यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में हम इस रेट पर सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया था। तो हमें स्पेसिफिक और क्रूशियल रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। जैसे अगर परचेज हो रही है, परचेज हो रही है मीनिंग आपका एक एक्सपोर्ट्स है, तो बैंक क्या कर रहा है,
बिड प्रीमियम ऐड कर रहा है। प्रीमियम और डिस्काउंट करेंसीज आपको पता होंगी, मैम ने 2 केस स्टडीज कराई थी। तो वहां पर देखो क्या होता है हमारे पास में, एक सेकेंड लेकर चलते हैं। $1 इज इक्वल टू 85.766777। नाउ टेल मी, $1 इज इक्वल टू 85.111 and 3 not 3 let us say 0.33। हाँ, अब बताओ यहाँ पर कौन सी करेंसी प्रीमियम पर है और कौन सी करेंसी डिस्काउंट पर है। तो ये करेंसी प्रीमियम पर होगी और ये करेंसी डिस्काउंट पर होगी। एंड इवन जब करेंसी डिस्काउंट पर होती है तो हम उसको ऐसे भी नहीं लिखते, हम उसको कैसे लिखते हैं, 033111। क्यों? क्योंकि ये करेंसी डिस्काउंट पर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे, ये तो चलो छोड़ो इसको, तो अभी हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन से समझ लेना। अब ये करेंसी प्रीमियम पर है, ठीक है, मान लो यहाँ पर जो पहले $1 आज था 85 पर, फ्यूचर में वो इतने का हो जाता है, तो मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ पर करेंसी प्रीमियम पर है, रेट्स बढ़ गए 0.766 बाइंग में और सेलिंग में 777 रेट्स बढ़ गए। और यहाँ पर मैं बोलूंगी कि करेंसी किस पर है, डिस्काउंट पर है। क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, लेट अस से 1 महीने बाद तो ये रेट था और 2 महीने के बाद ये रेट हो गया, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जब ये करेंसी का रेट चल रहा था उस दिन मैंने जब देखा, उसके बाद में 1 महीने बाद करेंसी मेरी जो है वो डिस्काउंट पर आ गई, तो ये हो जाता है डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हमारे पास में अगर बैंक को प्रीमियम ऐड करना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो बैंक यहाँ पर लोअर प्रीमियम ऐड करेगा। इसे क्वेश्चन से समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद में बाकी रूल समझेंगे, वरना आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉलोइंग इज द इंटर बैंक रेट कोटेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैलकुलेट द रेट फॉर इनवर्ड रेमिटेंसेस एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस, स्पॉट वैल्यू लेकर चलेंगे और मार्जिन लेंगे 10 पैसे की। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर रूल याद करना है कि मैम ने क्या रूल बताया था। मैम ने बोला था कि जब हमारे पास इनवर्ड रेमिटेंस होता है तो हम परचेज करते हैं, और जब आउटवर्ड रेमिटेंस होता है तब हम सेल करते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, हमें ये समझ में आ चुका है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इनवर्ड रेमिटेंस में जाना है और इनवर्ड में हमें बाई करना होगा। अब 2 रेट्स दे रखे हैं, यहाँ पर बाई रेट होता है ये वाला और ये होता है सेल रेट। ठीक है, ये भी याद रखना, पहले बाई रेट देन सेल रेट आता है। तो यहाँ पर आपको 75.0050 बाय 75.0075 है। तो यहाँ पर अब बिड रेट हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, जिसको हमें इनवर्ड रेमिटेंस में लेकर चलना होगा। तो जब हम इनवर्ड रेमिटेंस में हमने देखा कि जो करेंसी है वो हमारी क्या हुई है, वो प्रीमियम पर आ गई है। तो प्रीमियम पर आ गई है, स्पॉट रेट मेरे पास में ये है, तो मार्जिन इसमें मुझे क्या करनी है, जब मैं बाई करूंगी एज अ बैंक तो सस्ते में खरीदूंगी, है ना, तो उस मार्जिन को मुझे कम करना है और बाई रेट मुझे सस्ता वाला लेना है। एंड रेट हमारे कस्टमर के लिए आ गया। क्या हुआ, मुझे बोला गया कि आपके पास में 7050 यहाँ पर बिड रेट है, ये बाई रेट था। अब इसमें मार्जिन 10 पैसे की लगेगी। मैंने देखा था कि बैंक सस्ते में खरीदता है इसीलिए मार्जिन को डिडक्ट कर लेता है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0.10 से इस मार्जिन को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो वो मैंने कर दिया, तो मेरे पास कस्टमर के लिए रेट आ गया, जो मैं कस्टमर को बोलूंगी कि अगर मुझे इनवर्ड रेमिटेंसेस का आप करवाओगे तो ये रेट मैं आपको देने वाली हूँ। अब अगर मान लो मेरे पास में यहाँ पर सेल करना था आउटवर्ड रेमिटेंसेस, तो 75.0075 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 75.0075 हायर रेट है, आउटवर्ड रेमिटेंसेस में हम सेल कर रहे हैं। तो जब हम सेल करते हैं तो सेल करने के लिए हमने क्या करना है, मार्जिन को ऐड करना है। तो मार्जिन कैसे ऐड हो जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से आपकी मार्जिन ऐड हो जाएगी। तो मेरे पास में 1075 यहाँ पर रेट आएगा, आ गया। तो ये मेरा क्या है, जिस रेट पर बैंक सेल कर रही है और जिस रेट पर बाई कर रही है। अब खुद बताओ, यहाँ पर सस्ते में खरीदा ना 74.9050 और बेचा कितने में है, 75.1075। तो स्पॉट रेट से भी सस्ते में खरीद लिया बैंक ने, स्पॉट रेट से सस्ते में खरीदा और स्पॉट रेट से महंगे में बेचा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है,
एक इनफ्लो हुआ है डॉलर्स का, इनफ्लो मीनिंग आया है अमाउंट, आया होगा तो हमने एक्सपोर्ट किया होगा सामान। तो जब अमाउंट आया, ये बिल कितने का बन रहा है, ये बन रहा है आपका $100,000 का। अब $100,000 का मेरा इनफ्लो हुआ, जिसमें कि एक्सपोर्टर के अकाउंट में आया। तो ये पूछ रहे हैं कि अब एक्सपोर्टर को आप क्या रेट कोट करोगे, जब यहाँ पर स्पॉट रेट, स्पॉट रेट क्या है, करेंट रेट, ये है आपका 76.09 बाय 76.11। तो ये आपको ना इसे कैसे लिखते हैं, जैसे 76.09 है, ठीक है, ये हो गया 76.11, और ये 4 तक आपका चेंज होता है, पिछले मतलब डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक ये आपका चेंज हो सकता है। चलो, तो एनालाइज करेंगे ट्रांजेक्शन्स को। बैंक ने यहाँ पर रिसीव करा है डॉलर्स को ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, लेकिन एक्सपोर्टर को बैंक रुपीज में पेमेंट करेगा, बिल्कुल करेगा। बिल कितने का बन रहा है, 100,000 का। हमारा जो रेट है वो कितना जाएगा, हमें बेचनी है डॉलर्स, तो हम महंगे में बेचेंगे, तो 76.11 के साथ में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सॉरी, हमारे पास डॉलर्स आई हैं, हमने खरीदनी होंगी ये डॉलर्स, और रुपी को देना होगा। तो जब मुझे खरीदनी है तो मैंने सस्ते में खरीदनी है, तो जब मुझे सस्ते में खरीदनी है तो 76.09 का बिल बनेगा, ठीक है। तो बैंक ने अपना बेस रेट डिसाइड करा 76.09, जिसमें कि इसको बेचेंगे। अगर यहाँ पर आपको मार्जिन अमाउंट दे रखी होती तो हम वो मार्जिन भी डिडक्ट कर लेते, ठीक है, और इसको रेट को निकाल लेते। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पर एक एक्सपोर्ट बिल को परचेज करा है बैंक ने। अगेन यहाँ पर सेम चीज है कि हमारे पास में एक्सपोर्ट्स में डॉलर्स आए, अब डॉलर्स यहाँ पर बैंक को बाई करने पड़ेंगे एक्सपोर्ट बिल में। तो ये हम बोल रहे हैं कि 3 अक्टूबर, देखो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स का ध्यान रखना। 3 अक्टूबर 2021 में एक्सपोर्टर ने कस्टमर को एक एक्सपोर्ट बिल यहाँ पर दिया था $500,000 का, और जो कि 120 डेज के लिए था, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। और ड्यू डेट यहाँ पर 1 फरवरी 2022 है। अब आपको एप्लीकेबल रेट और अमाउंट पेबल लगानी होगी, जिसमें एक्सचेंज मार्केट मार्जिन आपको 0.15% दे रखी है, स्पॉट रेट आपको 75.1415 दे रखा है, और करेंसी प्रीमियम पर जाएगी जैन में 45-46 पैसे। रेट यहाँ पर जो है वो हमें नियरेस्ट 0.25 पैसे पर लेकर जाना है। इंटरेस्ट यहाँ पर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग जो बैंक ने की है उस पर 8.50% पर एनम लगेगा, और कमीशन जो है वो बैंक यहाँ पर 0.0625% का कट कर रही है। तो यहाँ पर अब आपको इसके बारे में समझना है कि ये एक एक्सपोर्ट बिल था। जब कोई एक्सपोर्ट बिल होता है तो ट्रांजेक्शन हमारा कैसा होगा, बैंक के लिए परचेज होगा, बैंक सस्ते में खरीदेगा। तो बैंक यहाँ पर कौन सा रेट लेने वाला है, रेट क्या था हमारा 75.14, 75.15, तो बैंक लेगा ये वाला रेट 75.14, ठीक है। अभी हम यहाँ पर डायरेक्टली 500,000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्जिन डिडक्ट करेंगे। इन्होंने बोला था 15% की मार्जिन लगेगी, तो हमने 15% की मार्जिन यहाँ पर लगाई, 75.14 इंटू 15/100, तो ये हमारे पास में अमाउंट आएगी 0.1127। इसे मैंने डिडक्ट करना है, और क्या करना है, मुझे रेट निकाल लिया मैंने मार्जिन का। अब इसने मुझसे बोल रखा है कि कोट करना है रेट को नियरेस्ट 2.25 पैसे पर। मैंने बोला अच्छा ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर इसको कोट करना है, ठीक है। बुक में ना ये 7.3 दे रखा है, ये मेरे ख्याल में 7.5 होना चाहिए, तो आप इसको 7.5 लेना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर्स मिलते हैं, तो वो कोई लोड नहीं आएगी। चलो, अब यहाँ पर फॉरवर्ड प्रीमियम जो है वो हमें ऐड करना होगा। तो बैंक को यहाँ पर ये जो बिल है, ड्यू डेट है इसकी 1 फरवरी, तो 1 फरवरी में हम जो मंथ का एंड हुआ 31 जनवरी तक जो रेट था वो देखेंगे। इन्होंने हमें बोला है कि इसमें 45-46 पैसे का प्रीमियम है। मैंने बोला था ये वाली साइड बाई की और ये सेल की होती है, तो 45 पैसा लेकर चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर जब मार्जिन डिडक्ट करने के बाद 45 पैसे को मुझे ऐड करना होगा, ऐड कर कर मेरे पास फाइनल बिल का जो बाइंग रेट है वो आ जाएगा। क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने एक बिड रेट खरीद लेना था, कौन सा वाला होगा वो चेक किया। फिर मैंने 15% की जो मार्जिन थी वो हमारी डिडक्ट कर ली। मार्जिन डिडक्ट करने के बाद में इसे राउंड ऑफ किया,
राउंड ऑफ करने के बाद में मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा प्रीमियम कितना ऐड होगा। मैंने उस प्रीमियम को ऐड करा। प्रीमियम ऐड करने के बाद में मेरे पास जो रेट आया वो फाइनल रेट आया। लेकिन ये जो रेट आया ये क्या था कि $1 कितने रुपीस की बैठेगी मेरे लिए, है ना, एज अ कस्टमर। बट नाउ आई हैव टू कैलकुलेट कि मेरे पास ये जो पूरा बिल है ये बिल कितने का होगा। तो बिल था $500,000 का। तो ग्रॉस अमाउंट रुपीस मैंने यहाँ पर निकाला। नाउ मुझे बैंक ने बोल रखा है कि कुछ इंटरेस्ट भी यहाँ पर चार्ज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग मेरे बिल पर की गई थी। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या होती है वो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लासेस में समझ लिया है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अगेन, बस इतना समझ जाओ जब बैंक लोन वगैरह देता है शिपमेंट के बाद में। तो यहाँ पर अब बैंक क्या कर रहा है, अपना जो इंटरेस्ट रेट था वो भी कट करेगा। वो इंटरेस्ट रेट इन्होंने पर एनम दे रखा था। पर एनम मीनिंग 365 डेज का। लेकिन मुझे कितने दिन का पे करना होगा, 120 डेज का। तो यहाँ पर हमने इसको भी निकाल लिया। क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। देखो क्या बोल रखा है इन्होंने कि यहाँ पर एक्सपोर्टर जो है उसका एक्सपोर्ट बिल ये वाला बना जो कि ड्रॉ होगा 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। ठीक है। साथ में इन्होंने हमें बोल रखा था कि यहाँ पर एक इंटरेस्ट भी है जो पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस का है। तो बैंक बोलेगी लाओ पहले मेरा पैसा मुझे वापस करो, राइट। अब यहाँ पर बैंक ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट जो था वो डिडक्ट कर लिया। साथ में बैंक के ऊपर इसी रेट के ऊपर कुछ कमीशन भी बैंक ने चार्ज किया था। वो कमीशन भी हम ग्रॉस रुपया अमाउंट पर ही लेंगे। जब आप किसी को लोन देते हो, मान लो 10 लाख का दिया, तो आपने बोला कि 6% का कमीशन लगेगा या 0.6% का कमीशन लगेगा और 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो वो 10% का इंटरेस्ट भी 10 लाख पर लगेगा और वो कमीशन भी 10 लाख पर लगेगा, राइट। तो यहाँ पर जो ग्रॉस अमाउंट है उसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा और उसी पर कमीशन होगा और इन दोनों को हमें डिडक्ट करना है। क्यों डिडक्ट करना है? क्योंकि इतना पैसा बैंक यहाँ पर कस्टमर से ले लेगी अपने लिए और फिर नेट कितना अमाउंट पे करेगी वो पता चलेगा। तो आपसे पूछा जाए कि ग्रॉस अमाउंट कितना मिलना चाहिए था कस्टमर को, इतना। लेकिन बैंकों से इंटरेस्ट भी पे करना है और कमीशन भी पे करना है, उसके बाद में ये अमाउंट मिलेगी। आगे समझ में? लेट मी समराइज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट नाउ सो दैट ये आपके लिए समझना आसान हो। सो बैंक ने यहाँ पर पहले बाई करना था एक एक्सपोर्ट बिल को, तो बैंक ने सबसे लो रेट लगाया। लो रेट लगाकर मार्जिन को डिडक्ट करा। मार्जिन को डिडक्ट कर क्योंकि करेंसी प्रीमियम पर चल रही थी तो उसने प्रीमियम रेट चार्ज किया। प्रीमियम रेट चार्ज करने के बाद में बिल जितने अमाउंट का था हमने $1 कितने रुपीस की पड़ेगी कस्टमर को वो पता किया। और हमारा बिल बन रहा था जैसे $500,000 का, $5 लाख का। तो हमने उससे से मल्टीप्लाई कर ग्रॉस अमाउंट कितना हमें अपने कस्टमर को पे करना है वो निकाला। लेकिन बैंक ने यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग भी कर रखी थी, तो बैंक ने ग्रॉस अमाउंट पर अपना इंटरेस्ट कट करा और साथ में यहाँ पर बैंक ने अपना मार्जिन जो था, कमीशन जो कट करना था वो कट करा। और ये दोनों डिडक्ट करने के बाद में नेट अमाउंट बैंक कितना पे करेगा कस्टमर को वो हमने निकाल लिया। आई होप नाउ आई एम वेरी क्लियर कि किस तरीके से काम होता है। ये था हमारा एक्सपोर्ट। नाउ अगर इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट में क्या होगा, बैंक यहाँ पर सेल करेगा। जब बैंक सेल कर रहा है तो यहाँ पर अब आपके पास क्या प्रॉब्लम है कि एक रिटायरमेंट हुई है इंपोर्ट बिल की। याद रखना टर्म्स को, रिटायरमेंट हुई है इंपोर्ट बिल की फॉर पाउंड 100,000 बाय टीटी। अब यहाँ पर मार्जिन जो है वो 0.20% की है और रेट्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं कि जीबीपी यूएसडी जो है वो आपका ये रहेगा और यूएसडी आईएनआर ये रहेगा। याद है मैम ने बोला था कि क्रॉस रेट लगाना पड़ता है जब डायरेक्ट रेट्स नहीं दे रखे होते। मीनिंग जब जीबीपी आईएनआर नहीं दे रखा तो क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग रेट्स दे रखे हैं, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी आईएनआर। तो यहाँ पर पाउंड को डॉलर में कैलकुलेट किया और डॉलर को रुपीस में कर हमें बताया गया। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे लिए टास्क क्या है कि मैं जीबीपी आईएनआर रेट को निकालूं कस्टमर के लिए। तो हमें देखना है कि रिटायरमेंट हुआ बिल का, तो रिटायरमेंट हुआ है मतलब कस्टमर को पे करना है बिल।
जब कस्टमर को यहाँ पर पे करना है बिल, तो कस्टमर करेगा पाउंड्स में, वो हमसे खरीदेगा। तो बैंक के लिए तो ये एक सेल ट्रांजेक्शन हो गई, और जब सेलिंग ट्रांजेक्शन होगी तो हायर रेट्स में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए बैंक के मजे ही मजे। तो टू सेल जीबीपी टू द कस्टमर द बैंक मस्ट एक्वायर जीबीपी, लेकिन अब बैंक को खुद भी तो पाउंड्स चाहिए, क्योंकि बैंक के पास तो सिर्फ डॉलर्स हैं। अब यहाँ पर पाउंड्स को खरीदने के लिए डॉलर को मार्केट में बेचना पड़ेगा, और जब मार्केट में बेचेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, वो इनको पाउंड्स भी महंगे में दे रहा है। मैं एज अ बैंक अपने कस्टमर को सस्ता या महंगा दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं मार्केट में खरीदने जा रही हूँ, मीनिंग कोई और बैंक मुझे खरीद बेचेगा। जब कोई बैंक मुझे बेचेगा तो वो भी तो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी महंगे में बेचेगा। याद रखना, जब मैं किसी और करेंसी को खरीदने मार्केट में जाऊंगी तो मार्केट मुझे कभी भी सस्ते में नहीं खरीद कर देगा। सिर्फ कस्टमर है जिससे मैं सस्ते में खरीद सकती हूँ, क्योंकि उसको तो आरबीआई ने बोल रखा है कि भाई तेरे को रुपीस जाकर लेने होंगे अपने उससे बैंक से, ठीक है, तुम फॉरेन करेंसी नहीं होल्ड करोगे। लेकिन बैंक के साथ तो ये केस नहीं है। तो बैंक यहाँ पर हमेशा हाई में ही खरीद पाता है अगर इंटर बैंक मार्केट खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्केट है वो कितने में बेचेगा, वो यहाँ पर बेचेगा महंगे वाले रेट पर 1.2185। ठीक है, यहाँ पर हम मार्केट से खरीदने जा रहे हैं, कस्टमर से नहीं खरीदने जा रहे, कस्टमर से हमेशा सस्ते में खरीदेंगे। अब यहाँ पर डॉलर मिलने के लिए बैंक क्या करेगा, सबसे पहले तो जो डॉलर्स है, ठीक है, वो यहाँ पर खरीदेगा, और वो भी आईएनआर बेचकर खरीदेगा। अगेन यहाँ पर मार्केट जो है डॉलर्स को महंगे में बेचेंगे, तो हमारे ऊपर ये वाला रेट भी 75.4870 जो है कॉस्टली वाला जाएगा। तो इंटर बैंक रेट्स यहाँ पर लग रहे हैं, और दो आस्क रेट्स हैं। दो आस्क रेट्स लगेंगे, क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर अब मुझे इंटर बैंक जीबीपी आईएनआर निकालना है। तो जीबीपी बाय यूएसडी, यूएसडी बाय आईएनआर, इनको कट कर कर जीबीपी बाय यूएसडी आ जाता है। तो ये मेरे पास आ गए 91.9809। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर जीबीपी बाय आईएनआर रेट आ गया। अब समझ में आया, ये जो क्रॉस रेट मैंने समझाया था ये कहाँ यूज हो रहा है। अब कैलकुलेट करेंगे कस्टमर रेट्स को। अब जब हम कस्टमर रेट्स को कैलकुलेट करने जाते हैं तो इंटर बैंक रेट में मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट बिल था, तो यहाँ पर मार्जिन डिडक्ट हो रही थी जब हम बाई कर रहे थे। बट जब हम सेल करते हैं तो इम्पोर्ट बिल में हमारे पास मार्जिन ऐड हो जाती है एज हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो कस्टमर के लिए मैंने एक मार्जिन लेनी थी, मार्जिन मुझे इन्होंने 0.20% की यहाँ पर बोल रखी है क्वेश्चन में, तो ये मार्जिन मैंने ऐड कर दी। तो कस्टमर के लिए कुछ रेट यहाँ पर इस तरह से बनेगा, और इसको मैंने राउंड ऑफ कर कर बता दिया। आया समझ में क्या हुआ क्वेश्चन में, एक और बार समझा देते हैं। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कस्टमर ने यहाँ पर हमें बोला कि उसको पाउंड्स में अपना बिल पे करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पोर्ट बिल था। अब बैंक को यहाँ पर सबसे पहले तो डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, फिर बैंक को डॉलर्स बेचकर पाउंड्स खरीदने पड़ेंगे। जब हम एज अ बैंक कस्टमर से खरीदने जाते हैं तो बाई करते हैं या बिड करते हैं लो पर, और सेल करते हैं हाई पर। लेकिन यहाँ पर जब हम मार्केट से डॉलर्स खरीदने या पाउंड खरीदने जाते हैं तो मार्केट हमारा यहाँ पर फ्रेंड नहीं है, मार्केट भी बिजनेस है। तो वो खुद के लिए जब बेचेगा तो वो भी यहाँ पर सेल हाई नहीं करेगा, तो डॉलर भी मुझे हाई रेट पर मिलेगी, दैट इज सेल कर रहे हैं मार्केट जब, तो आस्क रेट पर खरीदना पड़ेगा मुझे बैंक से, ठीक है, मार्केट से। और यहाँ पर मुझे पाउंड्स भी आस्क रेट पर ही मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो जब मैंने आस्क रेट पर इनको खरीदा, उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक क्रॉस रेट लगाया, और क्रॉस रेट लगाकर मैंने जीबीपी बाय आईएनआर निकाल लिया, और जीबीपी बाय आईएनआर निकालकर बैंक की जो मार्जिन थी वो उसमें ऐड कर दी, और राउंड ऑफ कर कर कस्टमर को बता दिया कि कितना रेट चार्ज करना है। आ गया समझ में।
अब आ जाओ फॉरवर्ड परचेज। अब फॉरवर्ड परचेज में दो तरह की चीजें होती हैं, इसको एक बार समझते हैं कि फॉरवर्ड परचेज में किस तरीके से हमें रूल्स लगाने हैं। तो देखो, जब यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट याद है, ए और बी दोनों को सामान खरीदना था, ए को लग रहा था महंगा होगा, बी को लग रहा था वो सस्ता होगा, दोनों ने यहाँ पर एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा एक फिक्स्ड रेट पर। ये सारी कहानियां समझाई थी। अब यही कहानियां यहाँ लगेंगी, इसीलिए समझाई गई थी। तो यहाँ पर हमारे पास में परचेज जब करना है तो ऐड करेंगे बिड प्रीमियम को, सेल्स में आस्क प्रीमियम को ऐड करते हैं। अब यहाँ हमें कितना प्रीमियम ऐड करना है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है इस पर डिपेंडेंट है। किस तरह से है, तो यहाँ पर मान लो एक फिक्स्ड डेट कॉन्ट्रैक्ट है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हम 16 सितंबर को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो बैंक यहाँ पर चार्ज या पास करता है प्रीमियम एंटायर पीरियड के लिए, जिसमें कोई ब्रोकन डे आपका होगा तो वो भी लिया जाएगा। और अगर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि मैं बोलूं इसकी डिलीवरी दिसंबर में होगी या फिर थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, सिक्स मंथ में, सेकेंड मंथ में होगी, तो ये कहलाएगा एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो समझ में आया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक है यहाँ पर आपका फिक्स डेट जिसमें डेट ही हमारे ऊपर लाकर रख दी गई, और दूसरा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमें महीना बताया गया। तो यहाँ पर बैंक क्या करता है, केवल और केवल प्रीमियम पास करता है फॉर द पीरियड अप टू द स्टार्ट ऑफ डिलीवरी पीरियड। तो जब दिसंबर में यहाँ पर डिलीवरी होनी है तो नवंबर तक की बात करेगा। तो अगर परचेज करनी है, डिलीवरी हमारी दिसंबर में है, परचेज करना है, सस्ते में खरीदेगा, तो अगर मान लो करेंसी प्रीमियम पर चल रही है, नवंबर में भी रेट बढ़ा और दिसंबर में भी रेट बढ़ा, तो बैंक क्या करेगा, सस्ते में खरीदने के चक्कर में नवंबर वाला प्रीमियम लेकर चलेगा, दिसंबर वाला नहीं लेकर चलेगा। ठीक है, तो बैंक केवल नवंबर का प्रीमियम ऐड करता है मच बिफोर द ऑप्शन पीरियड स्टार्ट्स। और यहाँ पर आपके पास जो भी हम एग्जाम्पल 5 पढ़ेंगे, और अगर परचेज है जैसे डिलीवरी सेकेंड मंथ में, तो बैंक केवल एक ही महीने का प्रीमियम ऐड कर रहा है। अब ये वाली कहानी एक बार समझते हैं, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, अब ये बोल रहे हैं 15 सितंबर को एक कस्टमर ने बोला है कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है, एक एक्सपोर्ट बिल है। एक्सपोर्ट बिल है मीनिंग परचेज करना पड़ेगा इससे डॉलर्स। ये कितना है, $1,50,000 का है, 150,000 का है ये, जो कि रियलाइज किया जाएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इन द मंथ ऑफ दिसंबर मीनिंग क्या हो गया, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, स्पॉट हमारे पास में यूएसडी आईएनआर है। डिलीवरी पर ध्यान देते हैं, किस दिन हमारी बात हुई है कस्टमर से उस पर ध्यान नहीं दे रहे, डिलीवरी पर। तो यहाँ पर हमारे पास में जब हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये पता करना होता है, तो हम डिलीवरी चेक करते हैं। स्पॉट रेट हमारे पास ये वाला है, मार्जिन हमारे पास ये है, फॉरवर्ड प्रीमियम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नाउ यू सी, हर महीने प्रीमियम बढ़ रहा है, बैंक के लिए तो रेट्स बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए बैंक बहुत चालाक है, बैंक बिजनेस है और बिजनेस अपना प्रॉफिट देखता है, तो बैंक केवल यहाँ तक जाएगा, दिसंबर वाला नहीं लेकर चलेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था और ये बच्चों ने गलत कर दिया था, तो ये इसीलिए गलत हो गया था क्योंकि बच्चों को लगा कि दिसंबर में ये होगा तो दिसंबर का प्रीमियम लेंगे। नहीं, बैंक यहाँ पर ये काम नहीं करने दे रही। बैंक कह रही है कि मेरे को खरीदना है तो मैं क्यों खरीदूं महंगे में। तो सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन यहाँ पर एनालाइज करना है। तो एक फॉरवर्ड परचेज है, बाद में खरीदा जाएगा, बाद में सारी चीजें हो रही है। बाइंग कर रहे हैं हम डॉलर्स की हमारे कस्टमर से क्योंकि एक्सपोर्ट बिल है, तो बाई रेट लगाएंगे। इतना समझ में आ गया। फिर डिलीवरी पीरियड दिसंबर में है, मतलब एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि किसी भी दिन हो सकती है, 1 दिसंबर को भी हो सकती है, 15 दिसंबर को भी और 31 दिसंबर को भी। तो हम यहाँ पर बैंक खुद के लिए लीस्ट फेवरेबल रेट लेकर चलेगा। बैंक यहाँ पर देखेगा कि मेरे पास में यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ मेरा बच सकता है, मैं नवंबर तक अपने आप को बचा सकता हूँ अगर नवंबर का रेट लगाऊं, दिसंबर में तो मेरे लिए और महंगा हो जाएगा, तो नवंबर का रेट लगाएगा। तो जो प्रीमियम है डिलीवरी का वो हमारा कैसे होगा, ये यहाँ पर स्पॉट नवंबर प्रीमियम लगेगा। अब स्पॉट नवंबर प्रीमियम लगेगा मीनिंग क्या रेट चल रहा था नवंबर में, 32 पैसे चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर द डिलीवरी फर्स्ट इज ऑन स्पॉट नवंबर प्रीमियम, द बैंक विल पास ऑन द बिड प्रीमियम फॉर नवंबर 30 पैसे।
तो स्पॉट बिड रेट हमारे पास 75.45 हो गया। फॉरवर्ड प्रीमियम मैंने ऐड करा, क्यों ऐड करा, क्योंकि यहाँ पर करेंसी प्रीमियम में चल रही थी, और नवंबर में क्यों ऐड करा ये हमने देख लिया, और रेट हम सस्ता वाला लेकर चलेंगे तो 75.45 में यहाँ पर 74.45 जो है बाई रेट हो गया, है ना। बाई रेट में मैंने प्रीमियम ऐड करा, बट मार्जिन तो स्टिल मुझे डिडक्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो एज अ बैंक हमने क्या किया, मार्जिन यहाँ पर इसने हमें बताई थी कि 5 पैसे की डिडक्ट होगी, वो डिडक्ट कर ली, और फाइनल रेट कस्टमर के लिए ये वाला लगेगा। इन्होंने हमसे रेट पूछा है कि क्या रेट यहाँ पर कोट करना है, तो रेट हमने बता दिया कि $1 हम इतने रुपीस की दे रहे हैं। अगर इन्होंने बोला होता कि कितना रेट यहाँ पर आपको कितना अमाउंट पे करना है, तो आप फिर $150,000 से इसको मल्टीप्लाई करते। रेट कोट करने के लिए 75.70 है। मार्जिन क्यों डिडक्ट की, क्योंकि बाई करा था। ओके, अब एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि मैम मार्जिन पहले ऐड करते हैं या मार्जिन बाद में ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन हमने पहले डिडक्ट कर रखी है, लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले ऐड कर रखी थी। तो ऐसा कोई खास रूल नहीं है इसको लेकर, आपको जो सबसे सस्ता पड़ रहा होता है आप उसमें जाते हैं, मार्जिन पहले करो या बाद में करो ऐसा कोई खास रूल नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें हमारी क्योंकि कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंस लेकर आती हैं, तो वो हमारे लिए इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी नहीं होता। चलो अब आ जाओ, एक फॉरवर्ड सेल था फिक्स्ड डेट का, ये था हमारा 1 महीने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब एक समझाती हूँ क्वेश्चन आपको कि किस तरीके से फॉरवर्ड रेट हमारा किसी भी, मतलब हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर डेट में हमें एग्जीक्यूट करना है। जैसे 1 जून को कस्टमर ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा, रिटायरमेंट थी, एक इम्पोर्ट बिल की, इम्पोर्ट बिल है तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक क्या कर रही है, सेल करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर आपको बिल बता रखा है कितने का है, फिर बोल रखा है कि जो पेमेंट है वो 15 सितंबर को होगी, फाइन। स्पॉट रेट ये चल रहा था, ठीक है। मार्जिन इतनी डिडक्ट होनी थी या ऐड होनी थी, ठीक है। फॉरवर्ड प्रीमियम्स ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। अब कस्टमर के लिए रेट बताना है। अब सोच के चलो, बैंक तो क्या था, सेल करना था। जब बैंक सेल करता है वो हर चीज हाई पर लेकर चलता है, तो सबसे पहले तो 75.29 वाला रेट लेगा, फिर उसमें भी मार्जिन जो है वो ऐड करेगा, फिर उसके साथ में जो फॉरवर्ड प्रीमियम लेगा वो कौन सा ले रहा है, वो ले रहा है आपका जिस महीने में उसको करना है, तो यहाँ पर ऐड कर देगा, ठीक है। अब आ जाओ, तो स्पॉट रेट आपका 75.29, प्रीमियम ऐड हो गया, फिर प्रीमियम हमारा जो ऐड होगा अगस्त तक का 3.34 था, जो मैंने आपको ये वाला दिखाया, ठीक है। और इसी में हम अगस्त से सितंबर का कौन सा वाला रेट लेकर चलेंगे, यहाँ पर आस्क रेट ले लेंगे, ठीक है। सितंबर वाला रेट क्यों नहीं ले रहे हैं स्पॉट सितंबर, क्योंकि यहाँ पर हमें एक डेट दे रखी है 15 सितंबर। अब 15 सितंबर तक जो भी हमारा रेट रहेगा हमें वो ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सितंबर का स्पॉट नहीं लेंगे, एज ए फिक्स डेट है। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको पूरा पार्ट भी दे रखा है। अब यहाँ पर टोटल प्रीमियम हमने निकाला, इंटर बैंक फॉरवर्ड रेट हमने यहाँ पर अपने प्रीमियम में ऐड कर दिया, ये मेरा स्पॉट रेट था, स्पॉट रेट में मार्जिन, इसके अलावा यहाँ पर जो प्रीमियम रेट थे वो सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए। आ गया समझ में। अब आगे देखो, तो यहाँ पर हमारे पास में पहले बैंक रेट आया, बैंक रेट के बाद में स्पॉट रेट में हमने मार्जिन ऐड करी, मार्जिन ऐड कर कर राउंड ऑफ कर दिया, और राउंड ऑफ कर कर हमारे पास में फाइनल रेट फॉर द कस्टमर आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो आप खुद भी कर पा रहे होगे। तो फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। ये फॉरवर्ड सेल था जिसमें कि सेलिंग रेट था, सेलिंग रेट था तो एक फिक्स्ड फ्यूचर डेट हमने ले रखी थी। बैंक यहाँ पर आस्क रेट्स यूज कर रहा था, बैंक ने यहाँ पर स्पॉट आस्क रेट जो है ये अपना लेकर चल रहे हैं 75.29, 27 वाला नहीं लेंगे, महंगा वाला रेट लेंगे, और इसमें आस्क प्रीमियम ऐड करेंगे, क्योंकि 15 सितंबर तक का टाइम लेना है और ये एक ब्रोकन पीरियड हो गया, तो बैंक यहाँ पर प्रीमियम लास्ट फुल मंथ का लेगा और ब्रोकन पीरियड का लेगा। तो यहाँ पर अगस्त तक तो आ गया आपका लास्ट फुल मंथ का प्रीमियम, साथ में आपका जो ब्रोकन पीरियड है 15 दिन का, जिसमें कि 6-7 वाला रेट था वो रेट लेकर चलेंगे, और क्योंकि आस्क रेट है तो साथ लेंगे, राइट। नाउ वी हैव टू डू कैलकुलेशन फॉर द मार्जिन, तो वी विल ऐड द मार्जिन, और मार्जिन ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिन को ऐड कर दी, ऐड करने के बाद में हमारे कस्टमर के लिए एक फिक्स्ड रेट निकाल लिया। आ गया समझ में, बहुत आसान लग रहा होगा होपफुली। यहाँ पर जितने रूल्स आपको शुरू से समझाए हैं
तो उसके थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। अगर कोई भी डाउट होता है तो मैंने आप लोगों को एकदम अपना फर्स्ट पेज पर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, चैनल पर आकर मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेना। ओके, मैं आपको हेल्प कर दूंगी अगर कोई भी डाउट आता है तो। नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आ रही होंगी। चलो अभी थोड़ा रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमने बैंक मार्जिन कैसे ऐड करनी है ये सीखा, फॉरवर्ड रेट सीखा, क्रॉस रेट हमने अब समझना है। तो मैंने आपको क्रॉस रेट के बारे में समझाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल आएगा उसमें हम बात करेंगे क्रॉस रेट की, जिसमें हमने ये देखना है कि जो इंटर बैंक रेट्स होते हैं, जब बैंक आपस में खरीद या बेच रहे हैं ना कि कस्टमर के साथ में, तो बैंक यहाँ पर हमेशा महंगे में ही खरीद पाता है, सस्ते में नहीं खरीद पाता। तो यही सारी बात इन्होंने बोल रखी है कि जब रेट आपका अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट रेट, तो बैंक को यहाँ पर कॉमन करेंसी के थ्रू अपनी ट्रेडिंग करनी पड़ती है। यूजुअली हम डॉलर्स में करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो की क्या है कि हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन यहाँ पर परफॉर्म करें। तो अगर यहाँ पर जेपीवाई हमें इंपोर्ट बिल के लिए खरीदनी है, अभी एग्जाम्पल 8 में इसको पढ़ेंगे, तो अगर येन्स हमें खरीदने हैं तो येन खरीदने के लिए कस्टमर को एक सेल करनी पड़ेगी, ठीक है। इंपोर्ट बिल है, ठीक है, इंपोर्ट बिल है तो यहाँ पर इंपोर्ट बिल में क्या होगा, येन्स हमें बेचने हैं, लेकिन बेचने से पहले खरीदने पड़ेंगे। खरीदने के लिए हमारे पास डॉलर्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले डॉलर खरीदने जाएंगे। अब जब डॉलर खरीदने जाएंगे तो मार्केट यहाँ पर हमें आस्क रेट पर बेचेगा, मार्केट महंगा बेचेगा। फिर येन खरीदने जाएंगे तब भी मार्केट हमें यहाँ पर इनको क्या कर रहा है, बैंक यहाँ पर डॉलर्स को यूज कर बाई करेगा जेपीवाई को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये सस्ते में मिल जा रहा है और इसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे इंटर बैंक रेट की। इंटर बैंक रेट निकालकर बैंक यहाँ पर मार्जिन को ऐड कर देता है। अब आ जाओ एक और बारी एग्जाम्पल 7, पहले एग्जाम्पल 7 समझते हैं। तो यहाँ पर नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट है जिसकी फंडिंग करनी है। तो हमारे जो फॉरेन करस्पॉन्डेंट हैं, फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्या हो गए, सबसे पहले तो एसबीआई ने अपना अकाउंट यूएस में सिटी बैंक में डॉलर्स मेंटेन करते हुए बनाया, मीनिंग फॉरेन कंट्री में फॉरेन बैंक में अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट, योर अकाउंट सॉरी अवर अकाउंट विद यू, ठीक है। तो ये होता है नॉस्ट्रो। और जस्ट ऑपोजिट हो जाता कि सिटी बैंक ये सब इंडिया में करता, रुपी अकाउंट खोलता और एसबीआई में अकाउंट खोलता, तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में अगेन पढ़ा हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई हैव टोल्ड यू दिस। तो यहाँ पर फॉरेन करस्पॉन्डेंट जो कि एक नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट को हमारे बैंक के साथ में मेंटेन कर रहे हैं, wants to fund his account by purchasing 30 million against US dollars। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि 30 मिलियन रुपीस ये खरीदें अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, ये मुझे डॉलर्स देंगे और मुझसे रुपीस ले लेंगे। तो मीनिंग मैं यहाँ इनसे डॉलर्स खरीद रही हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इंटर बैंक यूएसडी आईएनआर हमारा ये चल रहा है। मार्जिन हमने यहाँ पर इग्नोर करी है एक्सचेंज मार्जिन को। तो what rate should be quoted to the correspondent and calculate the amount of USD you would receive in your USD Nostro account if the deal is stuck। मान लो यहाँ पर डील आपकी अटक गई, तो जो आपका अकाउंट इनके साथ में खुला हुआ था इस यहाँ पर, ठीक है, उसमें आपको डॉलर्स मिलेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि वो आप कितना रिसीव करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टास्क 1 पर आते हैं कि जब इन्हें मुझसे यहाँ पर करस्पॉन्डेंट बैंक को मुझसे क्या खरीदना है, मुझसे रुपीस खरीदने हैं, मीनिंग करस्पॉन्डेंट है वो डॉलर्स बेच रहा है ताकि उनको आईएनआर मिले। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से बाई करनी है डॉलर्स और सेल करना है आईएनआर, जो कि इक्विवेलेंट है टू एन इनवर्ड रेमिटांस। ये किसके इक्विवेलेंट है, ये एक इनवर्ड रेमिटांस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाई लो सेल हाई का प्रिंसिपल लगाना है। तो बाई लो करेंगे तो बैंक यहाँ पर इंटर बैंक बिड रेट लगाएगा और इंटर बैंक बिड रेट आपका कितना था, ये था यहाँ पर आपका 75.2550, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी डॉलर की वो हमें करनी है। रेट हमें पता चल गया कौन सा लगाना है, टास्क 1। पार्ट 2 क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ डॉलर्स यू वुड रिसीव इन योर बैंक अकाउंट इफ द डील इज स्ट्रक। तो ये आपको यहाँ पर कितने रुपीस का बिल है, 30 मिलियन का बिल है, राइट। 30 मिलियन का बिल है, मीनिंग 3 करोड़ का बिल हो गया। डिवाइड करेंगे द रुपी अमाउंट बाय द कोटेड रेट।
कितना रेट है हमारा 75.2550। यहाँ पर मार्जिन को, एक्सचेंज मार्जिन को हमें इग्नोर करने के लिए बोला गया, तो हमने इग्नोर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर डॉलर अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर $1 75 रुपीज की लेटर से, तो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि 1 रुपी कितने का होगा, कितने डॉलर्स का होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 रुपी कितने डॉलर्स का है, 1 रुपी आपको यहाँ पर बैठेगा 1/75। ठीक, 1/75 में अब मुझे 30 मिलियन से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास में ये अमाउंट आ जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स है ना। अगर $1 से मुझे 75 रुपीज मिल रहे हैं, तो मुझे 1 रुपीज में कितने डॉलर्स मिलेंगे, ये मैंने कैसे निकाला, 1/75। और मुझे 30 मिलियन रुपीज से कितने डॉलर्स मिलेंगे, तो 30 मिलियन अपॉन 75। तो ये वाला चीज हमने यहाँ पर लगाया है, और डील स्टक हो गई। तो जो फॉरेन बैंक है वो हमें इतने डॉलर्स हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में पे कर देंगे। समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। चलो नेक्स्ट जाते हैं, क्रॉस रेट फॉर JPY import bill। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट, A upon B into B upon C is equal to A upon C। तो यहाँ पर अगर मेरे पास में कौन कौन से रेट्स हैं, USD INR है into USD JPY है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, JPY बाय USD निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर JPY बाय USD निकालने के लिए क्या करोगे, इसको जस्ट ऑपोजिट कर दोगे, सिंपल है, 1 कर दोगे, रेसिप्रोकल निकाल लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये हमें डायरेक्ट रेट्स दे रखे हैं, इसको इनडायरेक्टली कोट कर देंगे। इतना समझ में आया, ये हमारे पास डायरेक्ट रेट कोटेड है ही, इसको यूज कर कर हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Mr. BCD wants to remit JPY that is yen 100 million yen by TT। अब हम JPY नहीं बोलेंगे, that looks very immature, हम 100 yen ही बोलेंगे, 100 million yen by TT as payment for an import invoice। यहाँ पर एक import invoice है, हमारी import bill है, remit करना है, outward remittances या फिर import bill, all this means that we have to sell as the bank, right। तो यहाँ पर अगर मुझे सेल करना है, सेल करना है, तो हम अपना महंगा वाला रेट लेकर चलते हैं, we will be going for the costlier prices। चलो now comes to our customer, जिसको बाई करनी है येन हमसे, और ये जो रेट है ये डायरेक्टली कोटेड नहीं है, लेकिन दो रेट हमें USD रेट में दे रखे हैं, तो हमें इंटर बैंक क्रॉस रेट निकालना पड़ेगा। अब बात क्या है कि हम पहले INR से डॉलर और खरीदे, और डॉलर से यहाँ पर येन्स खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रुपीस बेचे और डॉलर्स खरीदे। तो हमें अगर डॉलर्स खरीदने हैं, तो मार्केट हमें इन्हें आस्क रेट पर बेचेगा। फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है, डॉलर्स को यूज कर कर येन को खरीदना है। तो मार्केट जब डॉलर खरीदता है, तो मार्केट तो सस्ते में खरीदेगा, डॉलर सबसे ज्यादा यहाँ पर आपकी डिमांडेड करेंसी है। तो अगर डॉलर यहाँ पर आप बेचने भी जाओगे, तो आपसे मार्केट भी सस्ते में खरीद रहा है, और ये हमें बिड रेट पर खरीद कर दे देगा। फिर इंटर बैंक JPY रेट निकालना होगा, तो USD INR आस्क अपॉन USD JPY बिड से हमने इसे डिवाइड कर देना है। वही सेम चीज हो गई, जैसा मैंने आपको A by V में समझाया था। तो मैंने आपको क्या बोला, 75.2660, क्योंकि हमें यहाँ पर उल्टा जाना था, USD INR रेट लेना है, और इनटू हमारे पास में क्या आना चाहिए था, यहाँ पर JPY USD आना चाहिए था, जो कि ऑफ कोर्स नहीं है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो कितना आएगा आपका 1/116.50। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से निकाल लिया। बात वही है, अब आप इसको इस तरह से सीखोगे तो थोड़ा शायद भूल जाओ, लेकिन जैसे मैंने समझाया उससे याद रहे, जो भी मेथड आपको याद रहे, दोनों ही समझा दिए गए हैं, तो हमने इसको निकाल लिया। अब कस्टमर को हमें यहाँ पर रेट बताना है, कस्टमर को जो रेट बताना है वो पर 100 येन बताएंगे। तो पर 100 येन के लिए हमारे पास 1 येन इतने का है, तो 100 येन हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पर 64.60 के हो गए। ठीक है, मार्जिन ऐड करी हमने 15% की, तो कस्टमर के लिए जो हमारा राउंडेड रेट है वो ये वाला आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो बिल था कस्टमर का, वो कितना था, वो था 100 मिलियन येन का।
तो 100 मिलियन येन को हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना डिवाइड कर देना है 100 इंटू रेट के साथ में, तो ये हमें पता चल जाएगा। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि यहाँ पर हमारे पास में ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट आया है, इसमें ये येन जो है, ठीक है, येन का रेट कैसे आया, तो येन का रेट अगेन याद रखना क्रॉस रेट से आया, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, बाकी अपनी साइड से ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जाते हैं बुकिंग फॉरवर्ड सेल, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बट ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये भी आपका आ जाता है, तो हमें ये याद रखना है। अच्छा, जो हमारे पास येन्स होते हैं वो पर 100 येन जो है उसमें कोट किया जाता है, ये फिडाई का रूल है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो फिडाई का ये रूल है कि जब भी हम येन को कोट करेंगे तो येन को हमें पर येन कोट करना होगा, पर 100 येन, ओके। सो यहाँ पर हमने इसको इससे क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि एक येन का रेट तो अलग है ना, तो इसीलिए 100 से इसको डिवाइड करा है। हमने जो रेट निकाला है वो कैसे निकाला है, पर 100 येन निकाला है, लेकिन 100 मिलियन का जो बिल है उसमें तो हम एक येन के हिसाब से निकालेंगे, इसलिए डिवाइड करा है इसको। चलो, बुकिंग फॉरवर्ड सेल एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक है फॉरवर्ड सेल, एक है फॉरवर्ड परचेज, फाइन। 1 मिलियन का यहाँ पर हमारा ये है बिल, जो कि डिलीवरी होगी थर्ड मंथ। व्हाट वाज द थर्ड मंथ थिंग, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पर हमें डेट्स नहीं बता रखी हैं, डिलीवरी थर्ड मंथ में है, तो हम यहाँ पर सेकेंड मंथ तक का प्रीमियम लेकर चल रहे थे, ये याद हो गया आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड परचेज कब लेकर चल रहे थे, जब हमें यहाँ पर बाई करना था, महंगे में तो हम बिल्कुल महंगा बेचेंगे, जो सबसे महंगा बेच सकते हैं, तो थर्ड मंथ लेकर चलेंगे, ये याद रखना। फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट अगर है, क्या है, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है और बाई करना है, तो फिर मैंने क्या करना है, तो मैंने 2 महीने का लेकर चलना है अगर करेंसी प्रीमियम पर है, ठीक है। अगर 3 मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट है और अगर यहाँ पर सेल करना है तो पूरा 3 मंथ का लेकर चलेंगे, क्योंकि हम महंगे से महंगे में बेचना चाहते हैं बिजनेस, ठीक है। पीछे से वो टोन और लगा लो स्कैम 1992 की। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि बैंक स्कैम कर रहा है, बैंक ऑफ कोर्स बिजनेस कर रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो फॉरवर्ड परचेज में यहाँ पर $2 मिलियन है, डिलीवरी आपका सेकेंड मंथ, मार्जिन आपकी 0.15% है, ठीक है। मार्जिन देखो, मार्जिन खरीदने में भी सस्ती लगाई है और बेचने में महंगी लगाई है। स्पॉट यूएसडी INR आपके पास ये वाला है, प्रीमियम आपको इन पैसा दे रखा है, मैंने बताया था ना 4 तक आ जाता है, तो ये 4 प्लेसेस तक आपका आ रखा है। कैलकुलेट करना है रेट हमारे दोनों ही ट्रांजेक्शन के लिए नियरेस्ट 0.25 पैसे में, फाइन। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में है एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी डिलीवरी थर्ड मंथ में होगी और थर्ड मंथ का जो प्रीमियम है वो 2850 है। हम 2850 वाला लेकर चलेंगे, 75.9200 और मार्जिन लेकर चलेंगे सेल वाली हमारी 0.20 की, ठीक है। फटाफट से स्पॉट रेट 9200 बड़ा वाला, 3 महीने का प्रीमियम ऐड कर दिया, इंटरबैंक फॉरवर्ड रेट में मार्जिन ऐड कर दी, मार्जिन ऐड कर कस्टमर के लिए जो रेट आया उसको भी राउंड ऑफ कर दिया, सस्ता एकदम आसान क्वेश्चन। फॉरवर्ड परचेज, परचेज करना है, अब हम सारी चीजें सस्ते में लेकर चलेंगे, $2 मिलियन है। स्पॉट बिड रेट लेकर चलेंगे, 92 लिया था सेल में, 91 वाला आपका बिड में आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 मंथ का बिड प्रीमियम, क्यों 1 मंथ का लेंगे, क्योंकि 1 मंथ यहाँ पर सेकंड मंथ की डिलीवरी है, सेकंड मंथ की डिलीवरी है तो 1800 प्रीमियम पर जा रहा है, इसीलिए सस्ता वाला लेकर चलेंगे 750 वाला, तो 0750 जो है वो हमने प्रीमियम ऐड करा। ये प्रीमियम ऐड करने के बाद में इंटरबैंक फॉरवर्ड रेट आया, इंटरबैंक फॉरवर्ड रेट में मार्जिन को हम जब बाई करते हैं तो मार्जिन को डिडक्ट करते हैं, मार्जिन हमने डिडक्ट कर ली और यहाँ पर फाइनल रेट निकाल लिया, फाइन, अंडरस्टूड, वेरी वेल क्लियर है, चीजें एकदम अच्छे से समझ आ गई होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। Now this is the toughest question among all the questions, but I don't want to go into that system. मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, this is the easiest question, but the language is tough. यहाँ पर हमारे पास में बाई सेल हो रहा है, बिजनेस की तरह काम कर रहे हैं, कस्टमर जो है वो आखिरी मोमेंट पर आता है और आकर बोलता है कि ये जो हमारा था ना बिल, इसे तो मुझे कैंसिल करना है। और बैंक कह रहा है भाई कैंसिल करना है का क्या मतलब होता है, अगर कैंसिल करने के ऊपर आ ही गए हो
तो मैंने पहले जो लॉसेस हैं वो रिकवर करने हैं, और बेटर से कि यहाँ पर पहले तो तुम मुझे पैसा दोगे। तो यहाँ पर बैंक का पर्सपेक्टिव जो जा रहा है एक बिजनेस वाला चाह रहा है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बिजनेस की तरह सोचते हुए चलोगे। एक कस्टमर ने बुक किया था एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट $500,000 के लिए, जिसमें कि जो बैंक है उसने 2 महीने पहले इसका एक कॉन्ट्रैक्ट रेट लेकर चल रहे थे, ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्म कर रहा है बैंक को कि जो हमारे पास अंडरलाइन पेमेंट ऑब्लिगेशन है वो डिले हो जाएंगी। वो डिले कैसे हो रही है? 1 महीने से। और जो ओरिजिनली बुक्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और एक न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रीबुक करना पड़ेगा फॉर डिलीवरी 1 मंथ लेटर। तो ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। क्या क्या हुआ समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर 2 महीने पहले का कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसकी ड्यू डेट आ जाएगी 2 दिन के बाद में। कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने पुराना था और 2 दिन के बाद में उसकी डिलीवरी डेट आ जाएगी। अगर 18 को क्लास चल रही है, 20 को उसकी डिलीवरी डेट है। लेकिन आज 2 दिन पहले कस्टमर आता है और बोलता है कि 2 दिन के बाद मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, ये 1 महीने का डिले में जाएगी। और ओरिजिनली बुक्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है अब यहाँ पर बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने 2 महीने पहले करा था, पहले इसे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा और फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, और ये हमारा डिलीवरी इसकी 1 महीने की रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ एक चीज याद रखना, ये फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। चलो, क्यों बोल रही हूँ मैं इसको अभी समझाऊंगी, बस ये याद रखना कि परचेज कॉन्ट्रैक्ट था। इंट्रा बैंक स्पॉट रेट कुछ इस तरह से दे रखे हैं। 1 मंथ का जो फॉरवर्ड प्रीमियम होगा वो ये है, एक्सचेंज मार्जिन ये है, राउंडिंग रूल ये है। पहला हमें क्या करना है, कैंसिलेशन रेट हमारे एग्जिस्टिंग फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर लगाना होगा, जिसमें मार्केट रेट, मार्जिन, राउंडिंग रूल सब चलेंगे। पहले इसी को करेंगे। अब तो यहाँ पर सबसे पहले अब आपको रूल 5 पढ़ना है। रूल 5 है द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन। जब परचेज करना था, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट था, तो कैंसिल में सेलिंग वाला आइटम लग जाता है। To cancel a forward contract, the bank performs the exact opposite transaction at the current spot rate. At the current spot rate. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक परचेज था, बैंक बाई करता सस्ते वाले रेट पर, बिड रेट पर। कैंसिलेशन ट्रांजेक्शन में बैंक को जस्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा, एक सेल होगी करेंटली सेलिंग रेट पर, स्पॉट आस्क और मार्जिन की। कस्टमर का प्रॉफिट या लॉस ये कैसे पता चलेगा? तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, तो कस्टमर यहाँ पर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये डिफरेंस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट और कैंसिलेशन अमाउंट के बीच के डिफरेंस से निकालते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल 10 का ए पार्ट समझेंगे, पहले धीरे धीरे पार्ट समझते हुए चलेंगे। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में परचेज हो रही थी, बैंक बाई कर रहा था डॉलर्स, तो कैंसिल बैंक को सेल करना पड़ेगा डॉलर्स को, टीटी सेलिंग रेट जो है वो लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब रेट्स देख लेते हैं फटाफट से, क्या रेट्स थे? ओहो, थोड़ा आगे आ गए ना। ये रेट्स थे 76.5675, 76.5575, 76.5675, 76.555775। फाइन। नाउ दे सेड कि फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि परचेज था और कैंसिल हो रहा है तो जस्ट ऑपोजिट ट्रांजेक्शन अमाउंट लगेगा, तो सेल वाला लगेगा। सेल तो बैंक हमेशा हाई पर करता है, तो हाइयर आस्क अमाउंट ले लेंगे। फिर इसमें मार्जिन भी ऐड करेंगे, फिर कस्टमर के रेट को राउंड ऑफ कर कर निकाल लेंगे, जो कि आया 76.6950। अब यहाँ पर कस्टमर को लॉस हो रहा है या कस्टमर को फायदा हो रहा है? $500,000 का ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें कि कैंसिलेशन रेट हमने जो अभी निकाला वो है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट पर जो हमारा था, उस टाइम पर जो रेट चल रहा था, स्पॉट रेट उस टाइम का कितना था? 75.2500 पर यूएसडी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, बाई रेट लगाएंगे, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट मतलब आज से 2 महीने पहले जो रेट चल रहा था, उस रेट पर हमारा 500,000 का रेट क्या होता, ये हमने निकाला। ये निकालने के बाद में इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इतना कस्टमर का लॉस है। ये अमाउंट हाई है, ये अमाउंट लो है। अगर ये यहाँ पर खरीदने में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट से जाते तो इतने का पड़ता, लेकिन पड़ा इतने का,
तो इतना अमाउंट पहले बैंक को कस्टमर वापस देगा, तब कहीं जाकर बैंक नया कॉन्ट्रैक्ट रीबुक करेगा। तो ये हो गया आपका कस्टमर के अकाउंट से कितना अमाउंट यहाँ पर हमने लेना है। अब आ जाओ, एक न्यू फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात की गई, बात ये की गई कि भाई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब 1 महीने के बाद अप्लाई होगा कस्टमर के टर्म्स में। बैंक बोला हमारा रूल है कि पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं एग्जिस्टिंग और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया यहाँ पर, जो अमाउंट डेबिट या क्रेडिट होगी कस्टमर को, तो क्रेडिट तो होनी नहीं है, उनके अकाउंट से डेबिट हो जानी है, हमें मिल जानी है। अब इंडिकेटिव कस्टमर रेट बताने हैं, रीबुकिंग करनी है न्यू फॉरवर्ड परचेज की। 1 मंथ का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, 1 महीने के बाद में एग्जीक्यूट होगा, और 1 मंथ का फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड रेट क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने दोनों समझा दिया था। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं हमारा 1 मंथ का, यहाँ पर फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट लेना है पहले या वो वाला लेना है। सबसे पहले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, 1 मंथ की डिलीवरी है फ्रॉम द स्पॉट रेट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फॉरवर्ड प्रीमियम जो है वो पास नहीं हो रहा फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 1 महीने की डिलीवरी है, और हम यहाँ पर जो परचेज कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, परचेज कॉन्ट्रैक्ट है और 1 महीने की डिलीवरी है, कोई भी डेट यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो क्योंकि एक भी डिलीवरी हमारी फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पर इस महीने के रेट तक ही जाएंगे और अगले महीने होना है। तो यहाँ पर इंटर बैंक स्पॉट रेट हमारा ये वाला परचेज वाला लेकर चलेंगे, सस्ता वाला। मार्जिन इसमें से डिडक्ट कर देंगे, कस्टमर को बता देंगे रेट जो भी लगना है, और ये राउंड ऑफ 25 पैसे पर करना होता है। फिर आता है हमारे पास में फिक्स्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे 15 सितंबर वाला था तो क्या कर रहे थे, अगस्त तक का लेकर चल रहे थे, फिर अगस्त से 15 सितंबर का ब्रोकन पीरियड लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पर इंटर बैंक स्पॉट बिड रेट ही जाएगा, खरीदना ही है, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है। मार्जिन डिडक्ट करी, मार्जिन डिडक्ट करने के बाद में 1 महीने का प्रीमियम ऐड किया जाएगा, क्योंकि 1 महीने का प्रीमियम हमें ऑलरेडी दे रखा है, और यहाँ पर ये हमारा एक फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट है। वो ऐड करने के बाद कस्टमर का रेट निकल जाएगा। आ गया समझ में। अब देख लेते हैं एक बार फटाफट से क्वेश्चन को, और फिर तुरंत तुरंत इसको समझते हुए चलेंगे। तो कैंसिलेशन के लिए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें हमने सेल्स वाली सारी कहानियां ऐड कर दी। सेल्स वाली कहानियां ऐड कर कर प्रीमियम ऐड करा, मार्जिन ऐड करी, राउंड ऑफ करा, रेट बता दिया। फिर रेट में हमने देखा कि कितने का हमारा बिल बन रहा था, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कस्टमर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस सिचुएशन में लॉस हो रहा था। फिर इन्होंने बोला कि अगर 1 महीने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती थी, किसी भी टाइम डिलीवरी होती है, और बैंक को बाई करना है तो वो प्रीवियस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और प्रीवियस मंथ कौन सा है, 1 मंथ की में करेंट मंथ होगा। दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो नवंबर वाला ही तो प्रीमियम लेकर चलेंगे, तो नवंबर में आज जो रेट चल रहा है वो ले लेते हैं। 1 मंथ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कि एक मान लो 15 दिसंबर को या 30 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो हमें एक फिक्स रेट का प्रीमियम दे रखा है, उसे यूज करना है ये वाला, ठीक है। और इसके थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमारे पूरे के पूरे 10 केस स्टडीज, और इन 10 केस स्टडीज में से लिख कर ले लो 3 केस स्टडीज बड़े आने ही आने होते हैं यूजुअली। अब ये हो सकता है एक तो आएगी एग्जाम में, इतनी तो गारंटी मैं भी दे सकती हूँ कि एक तो आएगी केस स्टडी। अलॉन्ग विद दैट छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्रॉस रेट क्या होता है, चेन रेट आपको पता होगा क्या होता है। चेन रेट क्या है, मान लो मुझे ए बाय ई निकालना है, मेरे पास ए बाय बी है, बी बाय सी है, सी बाय डी है, डी बाय ई है, लेकिन मेरे पास ए बाय ई नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर यूएसडी आईएनआर है, ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास में यूरोज यूएसडी है, पाउंड्स यूएसडी है, जापानीज येन का हमारे पास है, और यहाँ पर मान लो कोई और रेट है, ठीक है। तो जो भी रेट्स हमारे चल रहे हैं, तो हमें तब ऐसा निकालना होगा, तो ये चलेगा। एक एग्जांपल ही दे देती हूँ, ये अच्छा नहीं लगा ऐसा बताकर। मान लो कि मेरे पास निकालना है मुझे क्या निकालना है, येन निकालना है, ठीक है। अब येन निकालना है, मेरे पास यूएसडी आईएनआर है, ठीक है, मेरे पास यूएसडी आईएनआर, ओहो व्हाई आई एम डूइंग दिस, एक सेकंड ना साइड गाइस, सॉरी। देखो, तो हमारे पास क्या है, यूएसडी आईएनआर रेट कोटेड है, हमारे पास जीबीपी यूएसडी रेट कोटेड है, हमारे पास यूरो जीबीपी रेट कोटेड है, हमारे पास यहाँ पर
कौन सा ले सकते हैं, येन और जीबीपी कोटेड है, ठीक है, या फिर हमारे पास यूरोस कोटेड है। तो यहाँ पर यूरोस ले लेते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, हाँ, मेरे पास यहाँ पर यूरो और येन कोट है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले देखूंगी कि यूएसडी से यूएसडी, जीबीपी से जीबीपी, यूरोस से यूरोस कट गया और मेरे पास आ गया येन बाय आईएनआर, ठीक है। तो जेपीवाई बाय आईएनआर मेरे पास आ गया। इस तरीके से ये होता है चेन रूल, सॉरी आपका, हाँ ये हो जाता है चेन रूल। और क्रॉस रेट क्या होता है कि मेरे पास जब यहाँ पर दो करेंसीज का रेट था, जैसे यूएसडी आईएनआर था और यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई था, तो वो हो गया क्रॉस रेट। और जब ये क्रॉस रेट की ही चेन बनती चली जा रही है तो ये हमारे पास चेन रूल कहलाता है। आसान है, ठीक है। चलो इसी के साथ में ये जो क्लास थी ये हमारी कंप्लीट हो गई। सारे रूल्स एज इट इज जैसा फाइल में पढ़ाया है वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर लेना। इसके अलावा क्लास को रेट करना मत भूलना। कोई भी डाउट है तो एकदम फर्स्ट पेज पर जाओगे ना अपने नोट्स के, तो ये क्यूआर स्कैन कर सकते हो, या फिर बीएफएम विद मानवी मैम या जैप का प्रिपरेशन गाइडली, इस पर ही आपको मिल जाएगा। थोड़ी टफ केस स्टडीज थी, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा क्लास में, बट क्लास से ज्यादा यहाँ पर कितना क्वेश्चन आप क्लियर कर पाते हो वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम आपको दिया है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, इवन आफ्टर द एग्जाम और ड्यूरिंग द एग्जाम, यहाँ पर ऑफ कोर्स नॉट इन द एग्जाम हॉल, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।